हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्वेज नहर के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि नहर क्या होती है। नहर है वो एक अरबी भाषा का शब्द है और नहर के दो तरीके से यूज़ किए जाते हैं। एक तो कृषि कार्यों के लिए और दूसरा है व्यापार के लिए, यातायात के लिए। दूर एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार किया जाता है तो वाटरवेज के जरिए है वो सस्ता पड़ता है, तो इसीलिए व्यापार के पर्पज़ से नहरें बनाई जाती है और व्यापार किया जाता है। हम आज स्वेज नहर के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वेज नहर है वो मिस्र देश के अंदर है, यहाँ पड़ता है वो अफ्रीका है। ये भूमध्य सागर है और यूरोप है। यूरोपियन कंट्री है वो पहले व्यापार के लिए क्या है, यहाँ से पूरा ये वाला जो केप ऑफ गुड होप है ये एरिया पूरा करना पड़ता था। व्यापार के लिए जब आते थे तो क्या किया गया, यहाँ पे एक लैंड एरिया था इस एरिया में मिस्र के पास, तो इसको काट करके यहाँ पर है जो स्वेज नहर बनाई गई थी। इस बीच में इस लैंड एरिया को काट के और स्वेज नहर बनाई गई थी, जिससे कि क्या हुआ फिर जो इतनी लंबी दूरी जो करनी पड़ती थी यूरोपियन कंट्री को, जब अरेबियन कंट्री या फिर एशियाई देशों से जब व्यापार करना होता था तो वो इतना घूमकर उन्हें आना पड़ता था, इतना लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जो कि बहुत महंगा पड़ता था और टाइम भी ज़्यादा लगता था। तो जब ये बन गई तो सीधा यहाँ से भूमध्य सागर के अंदर एंटर कर सकते थे और उसके बाद यूरोपियन कंट्री के अंदर आ सकते थे। इस एरिया में बनाई गई है जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर, ये है हमारा भूमध्य सागर, और ये है रेड सी और भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ती है। इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण 1859 में शुरू हुआ था और 1869 के अंदर कंप्लीट हो गया था। इसको बनाने में 10 से 11 साल लगे थे और ये एक मानव निर्मित नहर है, आर्टिफिशियल नहर है। इस नहर के अंदर डेली 34 जहाज है वो गुजरते हैं। इस नहर की जो लंबाई है वो कितनी है? 193 किलोमीटर या फिर 120 मील इसकी जो लंबाई है। इसकी चौड़ाई है वो 77 मीटर है। इसकी मैक्सिमम चौड़ाई है वो 365 मीटर है और मिनिमम चौड़ाई है इसकी 16 मीटर। इस नहर की जो एवरेज जो गहराई है वो कितनी है? 16.5 मीटर। ये नहर है जो बन गई, उसके बाद क्या हुआ, एशिया और जो यूरोप है उनके बीच जो 7,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो गई। और जो पहले 36 घंटों का समय लगता था ये वाला जो एरिया है कवर करने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 36 घंटों का समय लग रहा था, लेकिन अब क्या है वो 12 से 15 घंटों के अंदर ही पूरा हो जा रहा है और 7,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो भी कम हो गई। इसके निर्माता कौन थे? जो इंजीनियर थे फर्डिनेंड डी लेसेप्स थे, इन्होंने बनाया था, ये फ्रांसीसी थे। और जो स्वेज नहर है वो मिस्र के अंडर आती है, मिस्र देश के अंदर है, इजिप्ट भी बोलते हैं हम इसे। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 के अंदर हुआ था। नासिर उस टाइम वहाँ के पीएम थे। और इसके अंदर जो जलयान है वो चलते हैं, वो कितनी स्पीड से चलते हैं? 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चल पाते हैं क्योंकि क्या है, जो इसे बनाया गया है स्वेज नहर के जो किनारे हैं उन्हें अगर इतनी ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो उन किनारों के टूटने का डर रहता है, तो इसीलिए वहाँ पर जो जहाज चल निकलते हैं, वो जलयान जो होते हैं वो धीरे ही चलते हैं, 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। स्वेज नहर के अंदर क्या है, कुछ झीलें बनी हुई है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। स्वेज नहर का ये डायग्राम है, आप देख सकते हो इसे। ये यूरोप और एशिया को जोड़ती है, इन दो कॉन्टिनेंट को। और यूरोप के जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, और एशिया के रेड सी को, और भूमध्य सागर के पोर्ट सवेद से जोड़ती है ये। और इसके अंदर जो 4 झीलें बनी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? लिटिल बिटर झील, दूसरी है ग्रेट बियर झील, तीसरी है टिमसा झील, चौथी है मंजरा झील। ये 4 झीलें बनी हुई है।
उसके बारे में हमने देख लिया। और अब देखते हैं हम स्वेज नहर संकट भी आया था जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एशियाई जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने इस इजराइल के साथ मिलकर मिस्र देश के ऊपर क्या अटैक कर दिया था, उसे ही हम स्वेज नहर संकट बोलते हैं। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्वेज नहर संकट। स्वेज नहर संकट हम टाइमलाइन से देखते हैं कि स्वेज नहर का जो निर्माण है शुरू कब हुआ था, 1859 के अंदर शुरू हुआ था। 1869 के अंदर स्वेज नहर बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 1954 के अंदर नासिर है वो मिस्र के पीएम बने थे और इन्होंने वहाँ पे बहुत सारे विकास के कार्य शुरू किए। तो इसके चलते उन्होंने क्या किया, 1956 के अंदर राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि ये पूरी की पूरी इसके ऊपर अधिकार हो गया मिस्र देश का। तो फ्रांस और ब्रिटेन का नियंत्रण इसके ऊपर से समाप्त हो गया। और क्या हुआ, फिर इनको टैक्स मिलना बंद हो गया, जिससे फिर क्या हुआ, इनको टैक्स मिलना बंद हुआ। तो इन्होंने फिर क्या किया, 1956 के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस और इनके साथ इजराइल ने मिलकर क्या किया, मिस्र के ऊपर अटैक कर दिया। तो इस अटैक को ही क्या बोलते हैं, स्वेज नहर संकट बोला जाता है। तो फिर क्या हुआ, यूएनओ, यूएसए और यूएसएसआर है, इन्होंने ये उस टाइम पे महाशक्तियाँ थी, इन्होंने क्या किया फिर उस पर दबाव बनाया ब्रिटेन और फ्रांस, इजराइल के ऊपर। तो ऐसा करके फिर क्या हुआ, ये संकट टल गया। अब हम पनामा नहर के बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम इनका कंपैरिजन। जो पनामा नहर है वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। हम पहले डायग्राम के अंदर नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका। तो इन दोनों को क्या करती है, ये अलग करती है। यहाँ पर इसकी लोकेशन है पनामा देश के अंदर, लेकिन इस पर जो अधिकार है वो अमेरिका का है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ने का काम करती है। यूरोपियन देशों को अगर व्यापार करना है तो इसी वे के जरिए क्या है वो व्यापार करते हैं। इसके अंदर क्या है, लॉक सिस्टम बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, पानी को लेवल करने के लिए, वो हम आगे समझेंगे। जो इसकी कितनी दूरी कम हो गई इसे बनाने से, जहाँ पहले 21,000 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी, वहाँ पर अब क्या है 8,370 किलोमीटर दूरी ही तय करनी पड़ती है। और इस के अंदर कौन सी झील है, गाटुन झील है। और ये क्या है, 160 देशों के 1700 पोर्ट को या फिर बंदरगाह को जोड़ती है ये नहर। और इसके अंदर 10,000 लोग काम करते हैं प्रतिदिन। और एक साल के अंदर कितना व्यापार होता है, 270 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है इस नहर के जरिए। और इसके अंदर लॉक सिस्टम है वो क्यों लाया गया था इसके अंदर लॉक सिस्टम है वो पानी को लेवल करने के लिए लाया गया था। क्यों पानी को लेवल करने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये है हमारा अटलांटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन। यहाँ तक यहाँ आने के लिए क्या है, यहाँ पर लैंड एरिया था, उसे काट कर इस नहर को बनाया गया था। और बीच में क्या पड़ती थी, जो गाटुन लेक है वो बीच में थी। तो उस लेक के अंदर तो पानी ही तो था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इस नहर के यहाँ से जब यहाँ आई शिप आएगी तो इस जो गाटुन लेक थी, इसका जो सी लेवल था वो क्या था, इसके यहाँ के कंपैरिजन में इसका जो सी लेवल था वो 36 मीटर वो ज़्यादा था। तो शिप को ऊपर चढ़ाने का एक कठिन काम हो गया था कि शिप को ऊपर कैसे चढ़ाया जाए। तो इसी वजह से फिर क्या था, उस पानी को लेवल करने के लिए लॉक सिस्टम बनाया गया था। और इस नहर के अंदर क्या है, 3 लॉक सिस्टम है। कौन कौन से, गाटुन लॉक, पिडारो मिगुएल लॉक और मीरा फ्लोर्स लॉक, 3 लॉक थे। पहले था गाटुन लॉक, जैसे यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ से आई शिप यहाँ सबसे पहले एंटर करेगी गाटुन लॉक में, फिर बीच में गाटुन लेक आ गई और उसके बाद फिर आएगा ये पिडारो मिगुएल, उसके बाद मीरा फ्लोर्स और फिर यहाँ आ जाएगी पैसिफिक ओशन के अंदर शिप। तो क्या था, पानी को लेवल करने के लिए, क्योंकि इस झील के अंदर उतारने के लिए पानी को लेवल करना था, तो उसी वजह से ये लॉक सिस्टम बनाए गए थे। और इस लॉक सिस्टम की वजह से ही इस नहर के जो प्रोजेक्ट है उसे क्या बोला, एक कठिन प्रोजेक्ट बोला जाता है, क्योंकि इंजीनियर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी ये, इसीलिए इस लॉक सिस्टम को बनाया गया था। व्यापार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नहर है स्वेज नहर और पनामा नहर दोनों।
अब हम देखते हैं इनका कंपैरिजन, दोनों में क्या क्या फ़र्क है। जो स्वेज नहर है उसके ऊपर किस देश का अधिकार है? मिस्र देश का अधिकार है। और जो पनामा नहर है उसके ऊपर यूएसए का अधिकार है, और ये पनामा देश के अंदर स्थित है पनामा नहर। जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। इसकी लंबाई है वो 163 किलोमीटर है, और ये किसे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और इसकी लंबाई 80 या फिर 81 किलोमीटर है। जो स्वेज नहर वो क्या है? समतल मैदानों के ऊपर, प्लेन एरिया के ऊपर बनाई गई है, तो इसे बनाने में है वो कम खर्चा लगा था। लेकिन जो पनामा नहर है वो पठारी भागों में बनी हुई है, इसीलिए इसे बनाने में काफ़ी खर्चा हुआ था। इसीलिए इसके जो प्रोजेक्ट है वो उसे भी कठिन प्रोजेक्ट बोला जाता है। और ये जो नहर है वो स्वेज नहर है वो संकरी है, इसीलिए क्या है, इसमें 2 जलयान हैं, 2 शिप है वो एक साथ नहीं जा सकते, एक एक करके ही जाते हैं। लेकिन जो पनामा नहर है ये चौड़ी है, इसीलिए इसमें बड़े बड़े जलयान आ सकते हैं।